नमस्कार बच्चों, नॉलेज मंडली जूनियर में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं? पहले वाले वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ चुके हैं और सेल ऑर्गेनेल्स भी हमने कर लिए हैं। आज के डिस्कशन में हम करेंगे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स। और हमारा आज का पहला सेल ऑर्गेनेल है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पर कौन सी सेल में ये पाए जाते हैं, सारा डिटेल में पढ़ेंगे। देखते हैं। दीज आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। मतलब कि प्लास्टिड्स हैं वो सभी प्लांट सेल में पाए जाते हैं, साथ में यूग्लिनोइड्स में पाए जाते हैं। लार्ज साइज्ड, इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर द माइक्रोस्कोप। प्लास्टिड्स हैं वो बड़े होते हैं और आसानी से माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। दे कंटेन्स सम पिगमेंट्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं उनमें कुछ पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इन पिगमेंट्स के आधार पर ही ये कलरफुल होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड कितने टाइप के होते हैं। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स प्लास्टिड्स आर थ्री टाइप्स। तीन प्रकार के होते हैं प्लास्टिड। सबसे पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। तो सामान्य रूप से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के, इनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलरफुल होते हैं, ये डिफरेंट कलर के होते हैं तो इनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब कलरफुल होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होते हैं, इनमें किसी तरीके का कोई कलर नहीं होता है तो ये कहलाते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तीनों टाइप के प्लास्टिड है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। ये क्लोरोप्लास्ट हो गए, ये क्रोमोप्लास्ट और ये है ल्यूकोप्लास्ट। इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लास्टिड है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहले टाइप को डिटेल में हम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनोइड्स पिगमेंट। दे ट्रैप लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं और साथ में ही कैरोटीनोइड्स होते हैं। इसी वजह से क्लोरोफिल की वजह से ये ग्रीन कलर के होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये लाइट को ट्रैप करने का काम करते हैं। मेन फंक्शन इनका है फोटोसिंथेसिस। दूसरे टाइप के हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट soluble carotenoids pigment like carotene, xanthophyll etc. This gives a yellow, orange और रेड कलर। जो कैरोटीन और जेंथोफिल की वजह से क्या होता है, इनका येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है या रेड कलर होता है। और इम्पोर्टेंट बात है कि प्लांट पार्ट में आपने डिफरेंट कलर देखे होंगे, रंग देखे होंगे। ये कलर और रंग है वो किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। रंग बिरंगे फ्लावर होने की वजह से या दूसरे प्लांट पार्ट होने की वजह से उनको, प्लांट को फायदा क्या होता है, ये इंसेक्ट को, ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पोलिनेशन एंड अदर पर्पजेस। थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। ये कलरलेस होते हैं और अलग अलग शेप साइज के होते हैं और उनमें क्या कार्य करते हैं, ये स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स रखते हैं। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इनमें पाए जाते हैं। तो प्लास्ट कौन कौन से होते हैं देखिए। एमाइलोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। एमाइलोप्लास्ट है वो स्टार्च को, मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। एलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल एंड फैट्स। एलियोप्लास्ट है वो ऑयल और फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। अलग अलग टाइप के फूड स्टफ्स होते हैं, स्टोरेज के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए एमिलोप्लास्ट होते हैं। फैट ऑयल को स्टोर करने के लिए एलियोप्लास्ट होते हैं और प्रोटीन को स्टोर करने के लिए एल्यूरोप्लास्ट होते हैं। यहां पर देख लेते हैं प्लास्टिड्स। एटियोप्लास्ट, ये देखिए प्रोप्लास्टिड्स है, ये क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और प्रोटियोप्लास्ट। तो अलग अलग टाइप के प्लास्टिड है वो हमने में देखे स्लाइड में। इसके बाद में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये प्लांट है, इसकी लीफ में पाए जाते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ये सारे के सारे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है।
क्लोरोप्लास्ट बहुत परिचित है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। देखते हैं डिटेल में क्लोरोप्लास्ट के बारे में। दीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मेनली फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। मीजोफिल सेल्स में पाए जाते हैं जनरली ये, क्योंकि लीव्स है वो एक्सपोज होती है। और यहाँ पर आप ये मीजोफिल सेल्स देख पा रहे हैं, जो ग्रीन कलर के ये स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, ये सारे के सारे क्लोरोप्लास्ट है। दीज आर लेंस शेप्ड ओवल स्फेरिकल डिस्कोइड और रिबन लाइक ऑर्गेनेल्स। ये लेंस शेप हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्कोइड भी हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। लेंथ 5 to 10 म्यूएम, विड्थ 2 to 4 म्यूएम। नंबर देखिए, देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 to 20 टू 40 पर सेल इन द मीजोफिल। एक से लेकर के 20 से 40 ये हो सकते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये यूनिसेलुलर एल्गी है, उसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, बाकी सेल्स में 20 से लेकर के 40 पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखिए, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन के इस बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ये देखिए थाइलेकोइड एक स्ट्रक्चर है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको थाइलेकोइड बोलते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर स्टैक होकर के एक ढेर बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेनम। और एक ग्रेनम है, मान लीजिए ये एक ढेरी है थाइलेकोइड की, ये दूसरी ढेरी है, इसको हम दोनों को हम ग्रेनम बोल रहे हैं। और इनके बीच में स्ट्रोमा लेमिली है, लेमिलर स्ट्रक्चर है, वो एक दूसरे को जोड़ती है। यहाँ पर आप कई सारी स्ट्रोमा लेमिली यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरीके की ये स्ट्रक्चर बनाती है प्लास्टिड की, मतलब क्लोरोप्लास्ट की। स्लाइड में देखते हैं क्या बताया है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज लेस परमिएबल, मतलब इसकी परमेबिलिटी कम होती है इनर मेम्ब्रेन की, आउटर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma। इनर मेम्ब्रेन के द्वारा जो स्पेस घेरा जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा बोलेंगे। और ये उसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन है, दोनों के ऊपर स्पेस पाया जाता है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस पाया जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पर थाइलेकोइड स्टैक होते हैं, ये ग्रेना, ये इस तरीके से ग्रेना लगे हुए हैं ये। और उनके बीच में ये जो कनेक्शन होता है लेमिलर, इसको हम स्ट्रोमा लेमिली। और ये जो स्पेस होता है बीच का, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। The space limited by the inner membrane of the chloroplast is called the stroma. It contains a number of organized flattened membranous sacs called thylakoid। जो membrane bind structures है इनको thylakoid बोल रहे हैं। Membrane of thylakoids encloses a space called lumen। एक थाइलेकोइड है, मान लीजिए ये थाइलेकोइड है, इसके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम ल्यूमेन बोलते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन द थाइलेकोइड। क्लोरोफिल पिगमेंट है इस थाइलेकोइड के अंदर पाए जाते हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी स्ट्रक्चर यहाँ पर बताई गई है। आउटर मेम्ब्रेन, एक क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ग्रेनम स्टेक ऑफ थाइलेकोइड, थाइलेकोइड है एक दूसरे के ऊपर स्टेक होकर के ग्रेनम बना रहे। और इनके थाइलेकोइड के बीच के स्पेस को ल्यूमन बोल रहे, पहले भी हमने चर्चा कर ली। ये स्ट्रोमा दोनों मतलब इनमें स्ट्रक्चर्स को निकाल दें तो जो बाकी स्ट्रक्चर जो बची होती है उसको हम स्ट्रोमा बोल रहे हैं, एक्वस फ्लूइड। और ये एक थाइलेकोइड है वो बताया गया है। स्लाइड देखते हैं। थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड इन स्टेक्स कॉल्ड ग्रेना और द इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स आपस में जुड़े हुए स्ट्रक्चर को ग्रेना बोल रहे, प्लूरल में एक ढेरी को हम बोलेंगे ग्रेनम। There are flat membranous tubules called the stroma lamella connecting the thylakoids of the different grana। एक ग्रेनम को दूसरे ग्रेनम से जोड़ने के लिए जो लेमिलर स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। The stroma contains small double-stranded circular DNA molecules, ribosomes and enzymes for the synthesis of carbohydrates and proteins। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अपना खुद का सर्कुलर डीएनए रखते हैं,
और साथ में ही इनके पास में राइबोसोम मिलता है। राइबोसोम है वो 70s का होता है। और बाकी प्रोटीन बनाने के लिए मशीनरी पाई जाती है। तो दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइज कर लेते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स। और ये बात आपको ध्यान रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी रखते हैं, सर्कुलर डीएनए रखते हैं, साथ में राइबोसोम रखते हैं, इसलिए इनको हम कहते हैं सेमी ऑटोनोमिक सेल ऑर्गेनेल्स। The ribosomes of the chloroplast are smaller 70s than the cytoplasmic ribosome 80s। सेल है उसके पास में 80s का राइबोसोम होता है, क्योंकि हम यूकेरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के पास में राइबोसोम मिलता है वो 70s का होता है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम। These are the non-membranous granular structures composed of ribonucleic acid, RNA and protein। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है विच सेल ऑर्गेनेल इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इन द सेल। तो राइबोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती और ये बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का। और आपको पता है इससे पहले वाले डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि राइबोसोम क्या कार्य करता है। इट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस इसमें पाई जाती है, होती है, इसलिए इसको प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कहते हैं। सबसे पहले राइबोसोम को किसने खोजा था? जॉर्ज पेलाडे फर्स्ट ऑब्जर्व्ड राइबोसोम इन 1953। और राइबोसोम है वो पाए जाते हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगी होती है, गोल गोल दाने जैसी स्ट्रक्चर है। इनको हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये राइबोसोम्स हैं और अटैच होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। राइबोसोम के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होता है, एक स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे कितने टाइप के होते हैं? कैरियोटिक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70s का होता है, जबकि यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो 80s का होता है। ये भी हमने पढ़ चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। 70s का अगर राइबोसोम है तो 30 + 50 का होगा, मतलब स्मॉल सब यूनिट 30 की और लार्ज सब यूनिट 50 की होती है। यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है दो सब यूनिट से मिल करके बना होता है, 40s + 60s। बच्चों याद रखिए, इट इज नॉट मैथमेटिकली इक्वल टू 100, इट इज इक्वल टू 80। मतलब 40 और 60 जो सेडबर्ग यूनिट होती है, जब दोनों आपस में सब यूनिट जुड़ जाती है तो इनका मोलिक्यूलर वेट है, सेडबर्ग कोफिशिएंट है वो हो जाता है 80s का। Eukaryotic ribosomes has two subunits, 60 large subunit and 40s small subunit. They together form 80s। साइटोस्केलेटन, जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स में साइटोस्केलेटन भी सेल ऑर्गेनेल बनाते हैं। और साइटोस्केलेटन है बहुत सिंपल मीनिंग है, सेल का स्केलेटन ढांचा कंकाल बनाने में काम आते हैं। यहाँ जो जाल दिख रहा है, कंकाल तंत्र दिख रहा है, वो कहलाते हैं साइटोस्केलेटन। देखते हैं बताया है क्या, स्लाइड में देखते हैं क्या बोला है। इट इज ए नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक पूरा जाल मिलता है, प्रोटीन का, फिलामेंटस प्रोटीन का जाल मिलता है, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। क्या कार्य करता है? ये मैकेनिकल सपोर्ट देने में काम करता है, मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चीजों को मूवमेंट करने में मदद करता है। और ये फिलामेंटस प्रोटीन है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ये फिलामेंट्स है, ये देखिए ट्यूबुलर प्रोटीन्स है, फिलामेंट्स है, मायोसिन फिलामेंट है, एक्टिन फिलामेंट है। इस तरीके के बहुत सारे नेटवर्क जाल यहाँ पर पाए जाते हैं। साइटोस्केलेटन है वो इसको बनाता है। और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला है, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स होती है सेल के आउटर साइड में लगी होती है, सीलिया छोटी होती है, फ्लैजिला बड़ी होती है।
उनकी स्ट्रक्चर को भी आप देख लीजिए। दे आर हेयर लाइक आउटग्रोथ्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिनको सीलिया या फ्लैजिला बोलते हैं। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर्स विच वर्क लाइक ओर्स causes the movement of cell और सराउंडिंग फ्लूइड्स, सेल को मूवमेंट करने में और सराउंडिंग मटेरियल है उसमें स्विम करने में सीलिया है वो मदद करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है फ्लैजिला, लॉन्गर रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, फ्लैजिला प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। ये भी बात याद रखनी है कि सीलिया हैं वो छोटी होती हैं और फ्लैजिला हैं वो बड़ी होती हैं। सीलिया का नंबर ज्यादा होता है जबकि फ्लैजिला का नंबर कम होता है। ये दोनों की दोनों हैं वो स्विम करने में, मूवमेंट करने में मदद करती हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला है उसके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट है यूकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक सीलिया फ्लैजिला है उनमें 9+2 अरेंजमेंट मिलता है, मतलब एक कार्ट व्हील की तरह नो, ये पेरी फेरी में मिलते हैं, नो यहाँ पर प्रोटीन्स है वो इस तरीके से पेरी फेरी में मिलते हैं, ये परिधि बनाते हैं और दो बीच में ट्यूबुलर प्रोटीन्स का बंडल पाया जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन ट्रांजिशन फाइबर जो दोनों से जुड़े होते हैं और इसका जो सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी है और ये फिलामेंट है, यहाँ पर ये टेल बनाएगा, आगे का पार्ट है वो टेल बनाएगा। और इसका कट सेक्शन देखते हैं तो 9+2 अरेंजमेंट है, इसको आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 बाहर की ओर मिलते हैं और 2 अंदर मिलते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट, जो कि पाया जाता है यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजिला में, जबकि प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट है वो नहीं मिलता है। तो ये अंतर भी इनमें पाया जाता है। ये देखिए बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। सीलिया फ्लैजिला क्या बताया है स्लाइड में देखिए, सीलियम एंड फ्लैजिलम आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। देयर कोर एक्सोनीम हैज मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस, ऐसे रन करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे से ऐसे पैरेलली वो रन कर रहे हैं। एक्सोनीम हैज 9 पेयर्स ऑफ डबलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड ए पेयर ऑफ सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज कॉल्ड 9+ एरे। ये आप देख पा रहे हैं ये डबलेट है, दो एरे है वो, एक ये है एक ये है, दो एरे यहाँ पर है। तो टोटल ये पेरी फेरी में अरेंज होते हैं 9 और दो सेंट्रल एक्सेस पे होते हैं, एक एरे ये है माइक्रोट्यूब्यूल का, दूसरा एरे ये है और ये बनाता है सेंट्रल एरे। तो इस तरीके से इनमें अरेंजमेंट मिलता है 9+2 यूकैरियोटिक सीलिया या फ्लैजिला में, जबकि प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट नहीं मिलता। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, डबलेट्स है, इंटर डबलेट ब्रिज, उनके एक डबलेट दूसरे डबलेट से जुड़ा हुआ होता है, इसको हम इंटर डबलेट ब्रिज बोलते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, ये देखिए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, दो होते हैं। रेडियल स्पाइक्स जो कार्ट व्हील की तरह आपस में सेंट्रल एरे से जुड़े होते हैं। सेंट्रल शीथ जो कि सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर चढ़ी होती है। तो इस तरीके का इनमें अरेंजमेंट पाया जाता है सीलियम और फ्लैजिला में। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस and are enclosed by a central sheath. It is connected to one of the tubules of each peripheral doublet by a radial spoke. Thus there are 9 radial spokes. 9 radial spokes इसमें पाए जाते हैं और ये अरेंज होते हैं एरे के द्वारा, स्पोक्स के द्वारा अरेंज होते हैं। द पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इंटरकनेक्टेड बाई लिंकर्स, पेरिफेरल है वो आपस में भी लिंकर्स के द्वारा जुड़े होते हैं। सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडीज, यहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल सेंट्रोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख पा रहे हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम्स है। Centrosome is an organelle containing two non-membrane bound cylindrical structures called centrioles. ये देखिए दो non-membrane bound cylindrical structures हैं जिनको centrioles बोल रहे हैं। They are surrounded by pericentriolar material.
ये पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल के द्वारा सराउंड रहते हैं, कवर रहते हैं। द सेंट्रियोल लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन प्रोटीन के 9 पेरिफेरल परपेंडिकुलर पड़े हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए दो स्ट्रक्चर्स है वो एक दूसरे के पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंट्रियोल ट्यूबुलिन प्रोटीन के ये बने होते हैं। ईच ऑफ द पेरिफेरल फिब्रिल्स इज ए ट्रिपलेट, द एडजेसेंट ट्रिपलेट्स आर ऑल्सो लिंक्ड। ट्रिपलेट के फॉर्म में बने होते, तीन तीन के ये ट्रिपलेट है, आप देख पा रहे पेरिफेरल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के। ये देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हुए हैं, सेंट्रोसोम है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है, ये सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल दूसरा सेंट्रियोल। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रियोल इज ऑल्सो प्रोटीनियस एंड कॉल्ड द हब, which is connected with the tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella and spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल है वो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती, एनिमल सेल में पाई जाती है। और ये सीलिया फ्लैजिला का बेसल बॉडी बनाते हैं, साथ में स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर है, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं। तो सेंट्रियोल से ये स्पिंडल फाइबर्स है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो सेंट्रियोल होती है वो सेल डिवीजन में हेल्प करती है। इस तरीके से हमने सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो डिस्कस किए हैं। अभी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है वो बचा हुआ है, न्यूक्लियस। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।